अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। एफजीआई की तैयारी के सिलसिले में आज हम एफजीआई का सेकंड पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक इन पोस्ट पर अप्लाई नहीं किया उन्हें बताते चले कि एफजीआई फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फेडरल के इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, लेकिन इनके स्कूल्स और कॉलेजेस पूरे पाकिस्तान में हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं या सिंध से या केपी के या बलूचिस्तान से, तो आपको कहीं दूर जाकर जॉब नहीं करनी पड़ेगी, आपके करीबी शहर में भी जॉब मौजूद होगी और आप कर सकते हैं। ईएसटी की टोटल 192 सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिनमें से जो मेल के लिए सीटें हैं वो 121 हैं, जो फीमेल के लिए हैं वो 71 है। तो टोटल 192 सीट्स हैं। मास्टर्स एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 सितंबर है और टेस्ट होना है 12 अक्टूबर को, क्योंकि एफजीआई अपने प्रॉपर टाइम पर टेस्ट ले लेता है। हमने 15 सितंबर से तैयारी के लिए सेशन का आगाज किया है। जो लोग सेशन को अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं वो लाजमी तौर पर कर लें ताकि उनकी अच्छे से तैयारी हो सके। हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। ये सीटें फरवरी में इनके टेस्ट कंडक्ट हुए थे, ये जनवरी फरवरी में सीटें आई थी तो तब इनके टेस्ट कंडक्ट हुए थे। 23 फरवरी को ये इवनिंग टाइम में कंडक्ट होने वाला टेस्ट है। 50 एमसीक्यूज हैं, 60 मिनट में करने थे। हर एमसीक्यू के 2 नंबर, तो 50 एमसीक्यूज के 100 नंबर बन जाते हैं। 5 सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज आते हैं। इंग्लिश, पेडागोजी जिसे प्रोफेशनल के नाम से मेंशन किया गया है सिलेबस में, पाकिस्तान स्टडीज, साइंस और मैथ। पांचों सब्जेक्ट्स में से 10-10 एमसीक्यूज आते हैं, तो टोटल 50 एमसीक्यूज इन 5 सब्जेक्ट्स में से आते हैं और यही आपने तैयार करने होते हैं और यही चीजें हम अपने सेशन में कंप्लीटली कवर करवा रहे हैं। तो अगर आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे सेशन का हिस्सा बनके अच्छी तैयारी कर सकते हैं टेस्ट की, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि फेडरल में 14 स्केल का मतलब होता है पंजाब लेवल पर 16 या 17 स्केल के लेवल की पे, और ये जल्द ही पे बराबर हो जाती है 17 स्केल के, क्योंकि इनके इंक्रीमेंट ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो पेपर की डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश वाला पोर्शन है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर ब्रेक नेक। अब यहां पर एक ट्रिक ये है कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना ब्रेक नेक का मतलब, तो आपको इसका मतलब मिलेगा डेंजरसली फास्ट। अब डेंजरसली फास्ट देखकर आपके माइंड में आएगा कि शायद इसका मतलब डेंजरस होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब असल में फास्ट है, बहुत ज्यादा खतरनाक, हद तक तेज। तो रैपिड जो है वो इसका सही सिनोनिम है। सेकंड क्वेश्चन है प्रेपोजिशन का। हमने प्रेपोजिशन लगानी है। शी राइट्स डैश ब्लूइंग, तो यहां पे आएगा शी राइट्स इन ब्लूइंग। प्रेपोजिशन वाला जो पोर्शन होता है हमेशा ट्रिकी होता है, तो इसकी बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे लाइंस आपकी नजरों से गुजरती हैं तो मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड है चेंज द वॉइस। आई नो हिम। आई नो हिम एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस करना है, तो अमूमी तौर पर तो हमें यही पता ना कि हमने इसे इसकी जगह पे लाना है, इसे इसकी जगह पे लाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो ही इज नोन बाय हिम। लेकिन नोन के साथ यहाँ पे टू आएगा क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट जो है वो सेंस बन रही है, तो ही इज नोन टू मी। ये बहुत सारी जगह हैं जहां पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते हुए हम बाय का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं। लाइक ही इज मैरिड टू हर, तो ये इस तरीके से होता है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में चेंज करना, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। ही सेड टू मी, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट में है तो इसका टेंस भी पास्ट में चला जाएगा। ही आस्क्ड मी, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड राइस, तो ये हमारा सही आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई डैश पास्ड द टेस्ट। ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि एक इमेजिनरी कंडीशन है कि अगर मैं सख्त मेहनत करता तो मैं टेस्ट पास कर लेता। तो यहां पर अगर ये कंडीशन बन रही है तो यहां पर उसकी विल या विश आएगी, तो उसके लिए यहां पे वुड हैव आएगा। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द टेस्ट। नेक्स्ट है परसिमन इज अ। परसिमन ये एक फ्रूट है। आजकल ये सर्दियां हैं, सर्दियों का आगाज है, तो ये मार्केट में आ भी गया है। जापानी फल के नाम से हम इसे जानते हैं। एक बेरी फ्रूट है ये, और ऑरेंज कलर का होता है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, लेकिन परसिमन उसका इंग्लिश में नाम है, उर्दू में जापानी फल भी कहा जाता है।
चूज करेक्ट स्पेलिंग फॉर मिसिंग वर्ड माई डैश नीड्स टू बी पेड एवरी मंथ। तो माई मॉर्गेज, यहां पर इसके जो सही स्पेलिंग है वो ये है, और यहां पर टी साइलेंट है, बाकी से मॉर्गेज पढ़ते हैं। वर्ड्स हैव नो लिंक विद देयर मीनिंग्स, दिस इज कॉल्ड, ये एक प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, बल्कि मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे हैं जिनका उनके मीनिंग के साथ कोई लिंक नहीं होता। लाइक अगर हम कहते हैं कैट, तो कैट में कोई कैटीनेस नामी प्रॉपर्टी नहीं है, या डॉग में डॉगीनेस नामी, या कुत्ते में कोई कुत्तों वाली बात नहीं है, हमने उसका नाम कुत्ता रखा हुआ है, डॉग का नाम डॉग रखा हुआ है। तो किसी भी लफ्ज का उसके मीनिंग से ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। इंसानों में अगर हम बात करें तो किसी का अगर कोई नाम है तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर उसके नाम के औसाफ भी पाए जाते हो। तो इसलिए जो वर्ड्स होते हैं उनके जो मीनिंग उनके साथ कोई लिंक नहीं होता। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेरीनेस। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें फीलिंग का इजहार हो। तो व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड इज द बेस्ट एंटोनिम फॉर फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड या फोर्टिट्यूड ये वर्ड है करेज के लिए, हौसले के लिए। तो हमने क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है, इसका ऑपोजिट मीनिंग। तो फोर्टिट्यूड का ऑपोजिट मीनिंग होगा वीकनेस। तो डिटर्मिनेशन, करेज और रिजिलियंस जो है वो तो इसके सेम मीनिंग में कहीं ना कहीं फॉल करेंगे, वीकनेस ऑपोजिट मीनिंग में है। तो ये इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। पेडागोजी का पोर्शन, लाइफ इज अ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, इट इज बेस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। लाइफ जो है ये तेजी से चेंज होने वाला प्रोसेस है, ये किस एजुकेशनल फिलॉसफी की बुनियाद है? तो उस एजुकेशनल फिलॉसफी को हम कहते हैं प्रोग्रेसिविज्म। तो प्रोग्रेसिविज्म की ये बुनियाद है। टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकसेस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड हिज थॉट एंड फीलिंग। तो ये किस तरह की काउंसलिंग होती है? इसको हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें आप एडवाइस नहीं करते, इसमें आप डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस की तरफ नहीं जाते, बल्कि आप उस कैंडिडेट को या उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को सुनते हैं, उसके आइडियाज, उसके थॉट सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, और सारी चीजें सुनने के बाद उसमें से एक्सप्लोर करते हैं उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन, या फिर उसकी किसी भी बात को हम एक खास डायरेक्शन में ले जाते हैं, लेकिन खुद नहीं एडवाइस करते, खुद डायरेक्ट नहीं करते। तो इसको नॉन डायरेक्टिव मेथड कहते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड इफ टीचर इज। देखिए टीचर सेंटर्ड एनवायरनमेंट ये होता है कि टीचर जो चीजें बुक्स में लिखी हुई हैं उन्हीं को ही आइडियल मानकर चले और उन्हीं को परफेक्ट मान के चले, तो इसको आइडियलिस्ट हम अप्रोच कहते हैं। विच असेसमेंट मेथड इवेल्युएट्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ड्यूरिंग द लेसन। तो ये फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव क्या है कि टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाने के दौरान, ड्यूरिंग द लेसन, पढ़ाने के दौरान वो चेक करना चाह रहा है कि स्टूडेंट ने कितना चीजों को सीखा है। तो उसके लिए कुछ आसानी से क्विज पूछ सकता है, कोई एट द स्पॉट कह सकता है कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। साथ साथ होने वाली इवैल्यूएशन जो है ये फॉर्मेटिव होती है, तो ये फॉर्मेटिव में आ गया। नेक्स्ट है टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड हमेशा होता है जब आप जर्नलाइज चीजों से कोई स्पेसिफिक रिजल्ट निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है ये बड़े अरसे से यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो एक स्विट्जरलैंड का साइंटिस्ट था, नाम था हरमन, हम इसे क्या कहेंगे, साइकोलॉजिस्ट कहेंगे, हरमन रोरसेश इनका नाम है। तो SCHACH, ठीक है, हरमन रोरसेश ये इनका नाम है। तो हरमन रोरसेश जो है ये यहाँ पे ए नहीं आता, तो हरमन रोरसेश जो है ये एक एनालिस्ट है या एक साइकोलॉजिस्ट है। तो इन्होंने एक इंक ब्लॉट मेथड या टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी कि बहुत सारे पेपर्स होते थे और कार्डबोर्ड्स होते थे, और उन कार्डबोर्ड्स पर बहुत सारे इंक ब्लॉट्स बने होते थे, और वो मुख्तलिफ लोगों को जब दिखाते थे तो मुख्तलिफ लोगों की पर्सनैलिटी वाइज मुख्तलिफ जजमेंट होती थी। कुछ कहते थे हमें चीजें मूव करती हुई नजर आ रही हैं, तो वो डेफिनेटली क्रिएटिव लोग हैं। कुछ लोगों को डरावनी चीजें नजर आती थी, तो उनके अपने अंदर कोई डर है। कुछ लोग जो थे वो उनसे डेविल अप्रोच लेते थे, तो मतलब उनके अंदर अग्रेशन ज्यादा है। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए जो टेक्निक्स होती है इन्हें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट। किसी भी असेसमेंट की जो रिलायबिलिटी है वो उसकी कंसिस्टेंसी पर बेस है। देखिए अगर आप कहते हैं कि आप जो टेस्ट ले रहे हैं
या आप स्टूडेंट्स को इवेलुएट करने के लिए जो भी असेसमेंट का आपका तरीका है, हम उसको तब एक बेहतर तरीका मानेंगे अगर हर बार उसके रिजल्ट कंसिस्टेंट है। ऐसे नहीं है कि एक रिजल्ट में वो एक बच्चे को 100% शो कर देता है और दूसरे में उसको 0% शो कर देता है। चले वो 70, 80, 90 के राउंड अबाउट फिरता रहे या 60 to 80 के दरमियान फिरता रहे, लेकिन ऐसे तो नहीं ना कि एक टेस्ट में 10%, एक में 90%, एक में 20%, दूसरे में 100%, ऐसे नहीं। तो कंसिस्टेंट होना जो होता है ये रिलायबिलिटी की निशानी है। नेक्स्ट है पेडागोजी, एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू लीड द चाइल्ड, चाइल्ड को लीड करना। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन्स की टैक्सोनॉमी है और सबसे फेमस है इस वक्त। तो इसकी मोस्ट कॉम्प्लेक्स अप्रोच कौन सी है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स वो होगी जो सबसे टॉपर होगी, जो सबसे बेहतर मानी जाएगी, तो उसको ओरिजिनेटिंग या क्रिएटिंग का हम नाम देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस में से ओरिजिनेटिंग वाला जो है वो ठीक है। सबसे जो बेसिक है, ये भी पूछ ली जाती है पेपर्स में, तो सबसे बेसिक जो होती है वो ये कि उस पर्सन के पास कोई ना कोई नॉलेज है, वो किसी चीज को जानता है। नेक्स्ट है विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शंस विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स। अगर एक पर्सन की इंस्ट्रक्शन मेथड को हम डिजिटल मेथड्स के साथ मिला दें तो उसको हम ब्लेंडेड टेक्निक कहते हैं, क्योंकि इसमें आप दो टेक्निक्स को ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। पेडागोजी का पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पाकिस्तान स्टडीज आ गया। विच रिवर डजंट फ्लो ऑन पाकिस्तान लैंड, पाकिस्तान की जमीन पर कौन सा दरिया नहीं बहता? ब्यास नहीं बहता। पाकिस्तान ने अपने 3 दरियाओं का पानी इंडिया को दिया था सिंतास मुआहदे के तहत, रावी, सतलुज और ब्यास का। तो ब्यास में पहले पानी कम था और कम होते होते अब ये पाकिस्तान की जमीन पर नहीं बहता। बहुत ज्यादा सैलाबी कंडीशन इस साल पैदा हुई है, तो उन दरियाओं में पानी आ गया जहां पर कभी नहीं आया था, तो उस सूरत में है, अदरवाइज ये पाकिस्तान में फ्लो नहीं करता। वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमने फ्रांस की मदद से लगाई थी और यहां पर पाकिस्तान के जदीद हथियार तैयार किए जाते हैं। शरीयत बेंच इन ऑल हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन, तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच एस्टैब्लिश किए गए थे 1977 में, ताकि जो भी सजाएं हैं वो शरीयत के मुताबिक हो, उनको उनके साथ रिलेट किया जा सके। फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज कंस्ट्रक्टेड इन, ये पाकिस्तान रेलवे ने पाकिस्तान की पहली ड्राई पोर्ट बनाई थी लाहौर में। साल था 1973 में ये कंप्लीट हुई थी और तब से ये ऑपरेशनल है। ये बनाई गई थी मुगलपुरा के इलाके में, लाहौर में। तो ये पाकिस्तान की पहली ड्राई पोर्ट। फिर है सर सैयद अहमद खान है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ अलीगढ़, जो इसका पूरा नाम है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ अलीगढ़, ये कब बनाई थी? एक्चुअली इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। 1866 में सर सैयद अहमद खान ने ये एसोसिएशन बनाई थी। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट इज कंसीडर्ड द प्रीकर्सर टू द टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिया यह है कि हिंदुस्तान में दो कौमें रहती हैं और वो एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ है कि कभी इकट्ठी नहीं रह सकेंगी, तो दोनों को अलग मुल्क देना चाहिए। यह है दो कौमी नजरिया। लेकिन दो कौमी नजरिया बहुत लेट आया। उससे पहले दिल्ली प्रपोजल आया था। दिल्ली प्रपोजल में कायद आज़म ने ये 1927 के राउंड अबाउट बात की थी कि मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक भी होना चाहिए, कि उनकी अलग नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी एक बड़ी तादाद है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के या ईस्ट के किस सिटी को स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो पाकिस्तान में सबात अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है और यही हैसियत यूरोप में स्विट्जरलैंड को हासिल है, तो इसलिए सबात को स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर सारे मिला लें तो टोटल लेंथ कितनी बनती है? यानी कि इंडिया, ईरान सबके साथ हमारा बॉर्डर है, तो उनकी ओवरऑल टोटल लेंथ कितनी बनती है? 6774 किलोमीटर। नेक्स्ट है ड्यू टू 25th अमेंडमेंट, जो 25वीं तरमीम है 1973 के आइन में, तो उसके मुताबिक सेनेट में टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है? अब ये 96 रह गई है, क्योंकि फाटा को मर्ज कर दिया गया है केपीके में, तो फाटा की जो सीटें हैं वो खत्म कर दी गई हैं। अच्छा, इससे पहले ये 2002 में हुआ करती थी सीटें, ये बढ़ा दी गई थी। उस वक्त ये 104 कर दी गई थी, मुशर्रफ ने की थी, और बाद में जरदारी साहब ने इनको 100 कर दिया था और अब ये 96 रह गई हैं। 1973 में जब सेनेट का क्याम हुआ था तब सीटों की तादाद 45 हुआ करती थी, लेकिन बाद में 1977 में यह बढ़ के 63 तक चली गई थी। 1985 में ये सीटें बढ़ाकर 87 कर दी गई थी। 2002 में ये सीटें बढ़ाकर 104 कर दी गई थी। उसके बाद फिर जरदारी के दौर में इनको 100 कर दिया गया और अब ये 25वीं तरमीम जो है, इसके बाद ये सीटें 96 रह गई हैं। ये फरवरी 2024 तक जितने भी वो फाटा के सेनेटर्स थे वो रिटायर हो गए हैं। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान को किस इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था? तो वाजपेयी ने।
ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तजारत शुरू हो सके। ये 1999 का मामला है, तो तब उन्होंने विजिट किया था मीनार पाकिस्तान को। नेक्स्ट साइंस का पोर्शन है, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ कॉर्नर। अराउंड अ कॉर्नर लाइट के बेंड होने के फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है, अपना रास्ता बदल जाती है। विच टाइप ऑफ वेव इज साउंड। साउंड जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, क्योंकि जो साउंड के पार्टिकल हैं वो जिस मीडियम से फ्लो करते हैं तो वो उस मीडियम के पार्टिकल्स भी साउंड वेव्स की ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर इज, ये वॉट है जो पावर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का एक्सचेंज ये कुछ इस तरह का मामला है कि हम कह लें कि एक सब्सटेंस है जिसमें दो चीजें ए बी, हम उनका रिएक्शन करवा देते हैं किसी दूसरी सब्सटेंस से जिसमें ए सी डी है, तो ये एक्सचेंज करके ए डी अलग हो जाए, बी सी अलग हो जाए। इसकी अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एक ये एग्जांपल हो सकती है कि सिल्वर नाइट्रेट का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम क्लोराइड से, तो ये आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली। नेक्स्ट है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बक्साइट। बक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के रीजन है लसबेला और कुजदार, उनमें महदूद मिकदार में ये बक्साइट वाली रॉक्स है। असल में ये पत्थर है ना, बक्साइट के पत्थर होते हैं पहाड़ी इलाकों में, ये मुख्तलिफ तरह के पत्थर है। तो पाकिस्तान में जो पहाड़ी सिलसिला है कीर्थर रेंज, उसमें ये बक्साइट मौजूद है, तो वहां से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दुनिया की बात करें तो गिनिया एक मुल्क है, उसमें सबसे ज्यादा बक्साइट है। चाइना में भी बहुत है, इसके अलावा और भी एक दो मुल्क मशहूर हैं बक्साइट के लिए। इफ द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो लबलबा उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में पैंक्रियाज कहेंगे, ये कंट्रोल करता है। ये दो हार्मोन बनाता है, एक तो ये बनाता है इंसुलिन और एक ये बनाता है ग्लूकागोन। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे से उलट काम करते हैं। अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो इंसुलिन उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को जमा करवा देता है लीवर पर या मसल्स पर। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बना देता है। तो ये फिर ग्लूकोज को मैनेज किया जाता है, कम हो तो ज्यादा कर लिया जाता है, ज्यादा हो तो कम कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कौन सी है। मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से होता है, ये तो सबको आप पता है ये बात। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम, क्योंकि इसे हम केस स्टडी के तौर पर पढ़ते हैं। ये प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ से इसका ताल्लुक है। एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, यूनिसेलुलर। तो ये वायरल डिजीज नहीं है। टीबी बैक्टीरियल है, टेटनस बैक्टीरियल है। तो चिकन पॉक्स यहाँ पे क्या है, ये वायरल डिजीज है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, जितनी भी पॉक्स की डिजीजेस हैं वायरस से आती हैं। विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। जब ह्यूमन बॉडी को सनलाइट से एक्सपोज किया जाता है तो विटामिन डी बनता है। हमारी बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ तरह के जो लिपिड्स हैं वो टूटकर विटामिन वो कन्वर्ट होते हैं एक्चुअली विटामिन डी में। बड़ी आंत का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है। बड़ी आंत का सबसे मेन फंक्शन होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का सबसे मेन कंपोनेंट मीथेन गैस होती है। साइंस खत्म हुई। इसके बाद मैथमेटिक्स। इफ यू हैव एन एवरेज स्कोर ऑफ x in 5 tests and you want to increase your average to y after taking one more test, what score do you need on that test। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, एक बंदे का 5 टेस्ट के बाद एवरेज स्कोर है x, तो 5 वनडेज में उसका टोटल स्कोर है 5x। अब वो इसको बढ़ाकर एक टेस्ट के बाद ले जाना चाहता है 6y पर, तो उसे कितना स्कोर बनाना पड़ेगा। उसे बनाना पड़ेगा जिस एवरेज पर उसने अब उसे लेके जाना है माइनस पहले वाली। तो 5 टेस्टों की जो पहले वाली एवरेज है उसे माइनस करना पड़ेगा छठे टेस्ट के बाद बनने वाली एवरेज से। तो 6y माइनस 5x इज योर राइट आंसर। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक खिलाड़ी है, 5 मैचों में उसका स्कोर 20 के एवरेज पे चल रहा है, मतलब उसका 5 मैचों में कितना स्कोर है 100। अब वो छठे मैच के बाद अपनी एवरेज को लेकर जाना चाहता है 30 पर। तो 30 का मतलब ये है कि 6 मैचों में उसका स्कोर 180 होना चाहिए। 5 में अगर 100 है तो छठे में उसे कितना बनाना पड़ेगा 180 माइनस 100। ठीक है, तो 6 की जो मैचेस की जो एवरेज है उसमें से 5 मैचेस की एवरेज जो है वो माइनस करनी पड़ेगी। हमने सेम इसलिए यूज नहीं की है क्योंकि 5 मैचेस की एवरेज और थी, 6 मैचेस की एवरेज और है।
नेक्स्ट है एक डाइस है लूडो का दाना, आप उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो लूडो का दाना फेंके तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 से बड़ा नंबर आएगा। लूडो में टोटल 6 ही दाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तक नंबर्स होते हैं। तो 4 से ज्यादा आने के चांसेस क्या है, या 5 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हर 6 में से 2 दफा आपके पास जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा होगा, क्योंकि एक दफा 1 आने के चांस है, एक दफा 2 आने के चांस है, एक दफा 3, एक दफा 4। तो 4 दफा तो वो नंबर आएंगे जो 4 के बराबर या 4 से छोटे हैं। 2 दफा ही बस उससे बड़े नंबर आ सकते हैं। अगर इसको हम सिंपल करके लिखें तो 1/3 लिखेंगे। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक। परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशंस का। तो एक वर्ड है बुक, हमने चेक करना है कि इससे कितनी अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अरेंजमेंट्स को चेक करने के लिए हम जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनका फैक्टोरियल लेंगे, 4 का फैक्टोरियल, उसे डिवाइड करेंगे उन लेटर से जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो 2 लेटर है, एक लेटर है जो 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो ये 2 का फैक्टोरियल लेंगे। 4 का फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 × 1, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 24/2 एंड आंसर विल बी 12। 12 इज योर राइट आंसर। How far from a wall is a 10-meter long ladder leaning against a wall forming a 60-degree angle with it? अच्छा, एक दीवार है, उस दीवार के साथ लगी है एक अदद सीढ़ी, और जो सीढ़ी है उसका एंगल जो बन रहा है दीवार के साथ, बल्कि जमीन के साथ, उस सीढ़ी का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो 60 डिग्री का उसका एंगल बन रहा है, ये तो डेफिनेटली उसका 90 डिग्री का एंगल है। तो हाउ फार फ्रॉम अ वॉल इज 10 मीटर लॉन्ग। ये सीढ़ी जो है ये 10 मीटर लंबी है, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है इसका इसकी लेंथ 10 मीटर है। इट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्मिंग अ 60 डिग्री विद एंगल विद इट। ये दीवार के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिस्टेंस पर है वॉल से, जमीन पर। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमें एक्चुअली ये एडजेसेंट साइड मालूम करनी है, हमें ये ऑपोजिट साइड मालूम नहीं करनी। तो जब आपको एडजेसेंट साइड मालूम करनी है तो एडजेसेंट साइड का फार्मूला लगेगा। एडजेसेंट साइड का फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब cos आपके पास है 60, एडजेसेंट साइड आपने मालूम करनी है, हम इसे x लिख लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज है 10 मीटर। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास होगा 2 5s are 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। तो दीवार का और सीढ़ी का जो नीचे से डिस्टेंस है वो 5 मीटर बन रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल 4 to 7। तो 4 to 7 की अगर आपकी क्लास है तो उसका इंटरवल बन रहा है 4 5 6 7, यानी कि 4 नंबर्स का जो है वो इंटरवल बन रहा है। सीरीज में हमने नेक्स्ट नंबर ढूंढना है, पहला है 27, दूसरा है 32। तो 27 से 32 बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा। उससे अगला है 30, 32 से 30 बनाने के लिए 2 माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद है 35, 30 में हम 5 ऐड करेंगे तो 35 बन जाएगा। उसके बाद है 33, यानी कि हम 2 माइनस करेंगे तो 33 बनेगा। अब अगला नंबर ढूंढे कि हमने 33 के साथ क्या करना है। देखिए, पहले नंबर में 5 ऐड किया, दूसरे में से 2 माइनस किया, तीसरे में 5 ऐड किया, चौथे में से 2 माइनस किया। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप अगेन 5 ऐड करने जा रहे हैं। तो 33 में जब 5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 38। नेक्स्ट है सॉल्व करें इसको। 10 - 40 + 6 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 4। तो बोर्ड में रूल आपका यहाँ पे लगेगा, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। 4-5 क्लास के लेवल का ये क्वेश्चन है और आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन से काम शुरू हो रहा है, पीछे वालों को इग्नोर करते हैं। तो डिवीजन को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 - 40 + 6 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है तो 10 - 40 + 30। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो आप एडिशन पहले कर सकते हो, 10 + 30 40, 40 - 40। अब सब्ट्रैक्शन करनी है 40 - 40, आंसर विल बी
0। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? देखिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो होता है कि जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर 1 आए तो उसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं। जिस तरह 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए? हमें पता है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आपके पास आंसर है वो 1 आता है, लेकिन यहां पर तो 1 है नहीं, यहां पे -1 है। तो अगर आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तब भी उसका आंसर 1 ही आएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मास या मैस ऑफ अ ब्लॉक ए इज 2.35 kg लेस देन द मैस ऑफ ब्लॉक बी। उन्होंने ना तो आपको ब्लॉक ए का मास दिया ना ब्लॉक बी का मास दिया, बस ये कहा है कि ब्लॉक ए का मास ब्लॉक बी के मास से 2.35 किलोग्राम कम है। टोटल मास उन्होंने दिया है 4 किलोग्राम और 50 ग्राम। तो व्हाट इज द मास या मैस ऑफ ब्लॉक बी इन केजी? तो इसे इस तरीके से कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी दे आर इक्वल टू, अब 4 kg को हम ग्राम में करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा, 4000 ग्राम और 50 तो ये बन जाएगा 4050 ग्राम। तो 4050 ग्राम। अब हमें बी का मास नहीं पता, हम बी का मास कर लेते हैं x। तो a का जो है वो x से भी कम है। कितना कम है? 2.35 kg, यानी कि 2350 ग्राम कम है। ठीक है, तो ये आप इसे इस तरीके से लिख लें। नेक्स्ट, अब ये जब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, जो हो जाएगा x माइनस 2350 प्लस x दैट विल बी इक्वल टू 4050 ग्राम। अच्छा, अब x और x को जमा कर लेंगे, 2x विल बी इक्वल टू माइनस 2350 को इधर लाके जमा करना है तो 4050 में जब हम 2350 जमा करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 4100 और 34400 और ये 6400 ग्राम। अब ये 2x के बराबर है। x के लिए हम 2 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो जब 6400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3200 ग्राम। किलोग्राम में लिखना है तो ये आ जाएगा 3.2 kg, या आप इसे 3 किलो और 200 ग्राम भी कह सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। आखिरी है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के लिए आप यूज करते हैं अरिथमेटिक मीन। आप सारी वैल्यूज को जमा करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह इस पेपर की डिस्कशन होगी कंप्लीट। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मैं अगेन बताता चलूं कि एफजीआई की ईएसटी की सीटों की तैयारी के लिए हमारे न्यू सेशन का आगाज 15 सितंबर से हो गया है। उस सेशन को ज्वाइन करके आप लोग हमारे पास तैयारी कर सकते हैं। इन टाइम तैयारी करने के लिए फौरी तौर पर सेशन ज्वाइन करें। जो टेस्ट हो चुके हैं उनका सबका डाटा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।